Today we are going to start from the same topic because the topic has not been finished till now. हमारा जो topic था that was 2.4 harmful microorganisms. Under that topic we have studied about the disease causing microorganisms in the human beings में disease causing microorganisms कैसे होते हैं that we have seen. Okay. उसके बाद के topics हमारे रह गए थे. So now you all can see on the board that was disease causing microorganisms in the animals. देखो बच्चों, disease causing microorganisms in the animals is the topic. This is one. Now under this topic, we had already discussed about the disease causing agents. Okay. If I talk about the animals, then in the case of animals, not only the animals will come, but we will also come. हम भी उनमें आएंगे. हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है ना. तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल्स. So what we have seen a lot of animals, we have seen a lot of microorganisms, we have discussed about the bacteria. मैंने कई तरह के बैक्टीरिया के आपको नाम भी बताए थे. If you remembered, मैंने आपको Salmonella typhi है ना, which will cause typhoid to the animals, और Clostridium tetani, that was the tetanus, it will cause to the tetanus. Okay. Poliomyelitis virus, it will cause polio to the person. बचपन में जैसे आप लोगों ने जो 2 ड्रॉप्स लिए थे वैक्सीनेशन के हमारे माउथ अपने माउथ में, दैट वाज 2 जिंदगी के, दैट वाज द पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना. सो देयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक द वायरसेस. लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द फंगस आल्सो. समटाइम्स इफ द फंगस विल गो इन आवर बॉडी, देन इट विल कॉज द हार्म, है ना. जरूरी नहीं है कि हमारे स्टमक का HCl, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है, वो उसको हमेशा किल कर ही देगा. इट इज नॉट मैंडेटरी. हो सकता है शायद कई बार न कर पाए, या करने के बावजूद भी कुछ फंगस रह जाए और वो हमारे इंटेस्टाइन में चले जाएं, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है ना. सो नाउ as far as the microorganisms have been concerned, there are a lot of microorganisms which will cause disease to the animals. Animals को disease cause करने वाले microorganisms बहुत सारे, ठीक है. In the case of protozoa also we have seen that the female anopheles mosquito, malaria we have seen ना. तो मलेरिया में जो स्पोरोजॉइड था वो किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है ना. तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स को डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट नंबर है आप लोगों का डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्लांट. तो चलो मैं टॉपिक को चेंज कर देता हूं, एनिमल्स की जगह मैं प्लांट लिख देता हूं, बिकॉज सब कुछ सेम ही था, केवल यहाँ पे प्लांट लिखना था, इसलिए मैंने 2 बार नहीं लिखा उसको. लेट मी राइट इट डाउन, प्लांट. देखो बच्चों, अगर मैं प्लांट की बात करूं, इन द केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो देयर आर द प्लांट्स which will become target to some of the microorganisms, ठीक है ना. कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं. ये डिपेंड करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है. बैक्टीरिया को बिलोंग करेगा, देन द इफेक्ट विल बी डिफरेंट. अगर वो वायरस को बिलोंग करता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा. अगर वो प्रोटोजोआ को इम्पैक्ट करता है तो उसका इफेक्ट अलग होगा, ठीक है ना. अगर वो एल्गी को बिलोंग करता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा. अगर वो किसी और ग्रुप को प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है तो फिर अलग होगा, ठीक है ना. तो जहां तक प्लांट्स का सवाल है बच्चों, प्लांट्स में देखिए several microorganisms cause disease in the plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of the crop. यहाँ पे देखो बच्चों, टेबल दिया हुआ है आपको, डिजीज का नाम बताया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप एंड उस ग्रुप का नाम बताया है. जिस ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, मीन्स हाउ दे विल गो टू इफेक्ट द प्लांट, ये आपको बताया हुआ है. और वहां पे फिगर दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इंपैक्ट होने के बाद
वो प्लांट कैसा दिखता है, दैट हैज बीन गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। देख लीजिए 2.2 में। देखो बच्चों, ओवरऑल अगर कोई भी प्लांट, किसी भी तरह का प्लांट हो, उस प्लांट को अगर किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा, then ultimately the result will be the decrement of production, the amount of production which we used to be got from the plant, वो जो प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आप पे और हम पे पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी जो खाने वाला तेल होता है जिसको आप यूज करते हो ईटिंग पर्पज के लिए, दैट वाज मस्टर्ड ऑयल, है ना, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल इतना ज्यादा महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे किसान हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोग व्हीट और राइस ग्रो करते हैं, है ना। व्हीट और राइस बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, इतना ज्यादा ग्रो कर देते हैं कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उस जितना हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा ग्रो करते हैं, है ना। तो हम कई बार उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक सरसों की बात आती है तो वहां पर फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है, उतना ज्यादा ग्रो नहीं करते क्योंकि उनको सामने से दाम नहीं मिलता उसको। ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई भी ऐसा प्लांट है जिसको आप ग्रो करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राइस एंड द व्हीट। भाई राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसका कंजप्शन रोज का होता है। ठीक है ना। भाई एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप राइस ईट न करो। नाउ वी कैन इमेजिन अबाउट द 120 करोड़ पीपल, अगर एक आदमी भी 1 kg राइस ईट करेगा, है ना, तो 120 करोड़ kg ऑफ राइस विल बी ईटन बाय एवरीवन। या चलो अगर आप हाफ kg राइस रख लो कि भाई 1 person विल ईट द हाफ kg राइस इन द होल डे, एक दिन में एक आदमी हाफ kg राइस को ईट करेगा। पॉपुलेशन कितना है हमारा, 120 करोड़, देन 60 करोड़ kg, 60 करोड़ kg per day, this will be the consumption of wheat and rice। ठीक है। now we can imagine कि भाई हमें और ज्यादा कितना प्रोडक्शन करना होगा इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब इसी बीच में मान लो अगर प्लांट्स को डिजीज हो जाए, we are doing our best, we are giving our 100% effort in order to grow the plant with its full capacity, ताकि प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ग्रो हो जाए, लेकिन किसी वजह से उसको डिजीज कॉज हो गया, है ना। तो भाई डिजीज कॉज हो गया, देन अल्टीमेटली देयर विल बी अ डिक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए था, वॉट एवर आवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, दैट विल गेट डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। ठीक है। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी द टेबल नंबर 2.2। देखो सिट्रस कैंकर caused by bacteria mode of transfer air। Now how the plants will be visible to all of us? प्लांट्स हमें दिखेंगे कैसे, वो प्लांट जिसमें कैसा दिखेगा, the figure has been given there। व्हीट में रस्ट होना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि रस्ट तो हमेशा आयरन में होता है, तो व्हीट में कहां से हो जाएगा रस्ट। लिखने का मतलब ये है बच्चों कि व्हीट में जो फंगस है, ये फंगस जब अपने आप को व्हीट में ग्रो करेगा तो इसको देखने में हमें ऐसा लगेगा जैसे कि रस्ट है ना, वो रस्ट जिसको हमने आयरन में देखा है, ठीक वैसा ही कलर हमें व्हीट में भी दिखाई देगा आफ्टर द इंफेक्शन ऑफ फंजाई थ्रू एयर। ठीक है। नाउ द येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, दैट वाज ओकरा। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, बच्चों इसमें क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। प्लांट को कैसा होना चाहिए, ग्रीन, लेकिन वो प्लांट हो कैसा जाता है, येलो। द प्लांट मस्ट हैव टू बी ग्रीन, बट अनफॉर्चुनेटली द प्लांट विल कन्वर्ट इनटू द येलो कलर। ओके। द लेडी फिंगर्स which we will got from the plant, these lady fingers will also be yellow in the color. The leaf will be yellow in the color, which will ultimately decrease the amount of food made by the plant। क्योंकि आप जानते हो green color will be responsible for the production of food। Now the green color is going to be disappear, and slowly the yellow color is going to become in the plant। So it will ultimately help, this will ultimately destroy the plant, because the plant is slowly losing
इट्स फूड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। ठीक है ना। तो ये कुछ बीमारियों के नाम दिए थे बच्चों। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट नंबर दैट वाज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है भाई? फूड पॉइजनिंग। नाउ सीन द पहेली वाज वेरी वेरी वॉन्डरिंग। पहेली आप लोगों की अपनी फ्रेंड है ना, पहेली और भुजंग, वो भी आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं। फूड पॉइजनिंग। नाउ द पहेली इज वेरी वेरी वॉन्डर्ड कि हाउ द फूड कैन बिकम अ पॉइजन। भाई आपने खाना बनाया, आप मार्केट में गए, मार्केट से आपने न्यूट्रिशियस ईटिंग सब्सटेंसेस को चूज किया, है ना। चूज करके आप उसको घर पे लेके आए। घर पे लेके आने के बाद आपने उसको पकाया और उसको कुक किया। कुक करने के बाद अब आप उसको ईट करना चाहते हो, आपने उसको ईट कर लिया और जो बचा हुआ फूड था उसको आपने टेबल पे रख दिया और वही उसी फूड को अब आप अगले दिन ईट करना चाहते हो। देन द फूड विल बिकम पॉइजन टू यू। नाउ द पहेली इज शॉकिंग दैट हाउ इट इज हैपनिंग। Okay, but we should not shock. Why? Because we know about the microorganisms. They will be always in the air. भाई ये तो ताप में रहते हैं, ये हमेशा ताप में रहते हैं कि कहां से हमें फूड मिल जाए और उसको हम फटाफट ताप कर दें। Okay, so these microorganisms will change their nature. Okay, they will bring chemical changes in the food. The food which was prepared by us, the chemical nature of the food will get changed. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बनाए हुए फूड के केमिकल नेचर को चेंज कर देंगे। ठीक है, केमिकल नेचर को अगर आप चेंज कर दोगे इसका मतलब अब वो फूड नहीं रह गया, वो कुछ और बन गया है। जो भी बन गया मुझे नहीं पता वो क्या बना, लेकिन जो भी बना है वो अब वो फूड नहीं है। तो अगर मैं ये समझता हूं कि भाई कल रात में मैंने फूड बनाया था तो सुबह तक बिना फ्रिज के अगर मैं उसको बाहर रख दूं टेबल पे तो अभी भी वो फूड की तरह ही काम करेगा? नो, वो देखने में लग रहा है फूड की तरह, लेकिन उसमें से बैड स्मेल आ रही है। ये बैड स्मेल हमें इंडिकेट कर रही है दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द फूड। फूड के साथ कुछ गलत हो गया है और जो हुआ है वो क्या है? वो इरिवर्सिबल है। द रूइनिंग ऑफ द फूड इज इरिवर्सिबल, कुकिंग ऑफ द फूड इज इरिवर्सिबल। आप ये नहीं कर सकते कि भाई जब फूड खराब हो गया है उसको वापस से ठीक करके हम ईट कर लें। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। द फूड पॉइजनिंग विल बी डन ओनली व्हेन द फूड will behave like a poison and the food will behave like a poison when the microorganisms will attack on the food and they will change the chemical nature of the food. Previously the food was working like a food, previously the food was acting like a food, but right now the food has changed its chemical nature. लेकिन अब फूड ने अपना क्या दिया और अब वो देखने में फूड के जैसा हमें दिख रहा है लेकिन रियल में वो फूड नहीं है। ठीक है ना। That's all about the food poisoning. बच्चों यहां तक कोई डाउट किसी को प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, खुश अगारा प्लीज ओपन द माइक। बेटा ओपन ही है यहां से मैंने। ओके ओके, वेट वेट वेट, यस यस, रुको रुको एक मिनट। यस खुश अगारा, यू कैन टॉक विथ मी। बेटा एक मिनट रुको रुको, ये किसका माइक ऑन है? अर्पिता पेपर और धर्मांशी चारोला, बेटा अपना अपना माइक बंद करो। खाली થઈ ગયો તો લઈ જા હું રાખું। धर्मांशी चारोला अपना माइक बंद करो। दर्श बरासना एक मिनट रुको।
Yes, Kushagara, you can talk with me. सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर उनको हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी हो सकती है। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। खुश सर मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। हाँ बेटा चैट बॉक्स में डाल दो, दैट विल बी द बेस्ट वे, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज बाय डिजीजेस, डिजीज के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना? नो बेटा, देखो आपका क्वेश्चन मिक्स है बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज बाय डिजीज means the disease will become a cause for the microorganisms to be occur, है ना। आप ये बोलना चाहते हो ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या डिजीज रेस्पॉन्सिबल होगा? नो बेटा, क्योंकि डिजीज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज आते हैं। ठीक है, अदर्स ऑल्सो। बच्चों देखो यहाँ पर उसने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन लॉजिकल है कि सर क्या ये पॉसिबल है? जैसे मान लो, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द एड्स। चलो हम एड्स के बारे में बात करते हैं। दैट वाज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक है, कौन करेगा इसको? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। HIV हमें एक डिजीज कॉज करेगा। क्या नाम है वायरस का? क्या नाम? वायरस का नाम है HIV। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये वायरस हमें जो बीमारी करेगा, उस बीमारी का नाम क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि भाई किसी को एड्स हो गया है ना, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स, तो वो उसकी जो बॉडी है, इट्स बॉडी विल वर्किंग लाइक HIV सोर्स, मतलब उससे अगर कोई बात कर लेगा तो उसको भी HIV हो जाएगा, है ना। तो वी शुड बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। HIV सोर्स की तरफ काम करेगा, ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो सोर्स है, दिस विल नॉट बी गुड। ठीक है ना, किसी भी डिजीज पर्सन को ये कह देना कि भाई वो किसी डिजीज का सोर्स है, क्योंकि डिजीज को उसने प्रोड्यूस नहीं किया। दैट पर्सन वाज नॉट द स्टार्टअप, दैट पर्सन वाज नॉट द पर्सन विच हैज गॉन टू स्टार्ट द डिजीज। उस डिजीज को उसने स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, यस, आप ये बात मान सकते हो, आप ये बात कह सकते हो इन द केस ऑफ वायरल डिजीज। अगर मैं वायरल डिजीज की बात करूं लाइक एड्स, तो दैट पर्सन विल बिहेव लाइक द सोर्स, वो पर्सन सोर्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बैक्टीरिया के केस में, प्रोटोजोआ के केस में, दैट विल नॉट बी द गुड स्टेटमेंट, वो एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखो बेटा, मान लो अगर किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है, उसका बॉडी मलेरिया के एजेंट से भरा हुआ है, दैट्स राइट, लेकिन वहां से हम तक ट्रांसमिट करने वाला जो ट्रांसमिट करने वाला एजेंट है, जब तक वो पॉजिटिव एजेंट हमारे अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है ना। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है दैट वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज बाय डिजीज, तो डिजीज के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं क्या? बेटा इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज देमसेल्फ बाय डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज देमसेल्फ, दे कैन नॉट कॉज। कॉज का मतलब होता है कि एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना, दैट्स नॉट पॉसिबल। existing microorganisms will increase themselves, they can increase themselves with the help of disease person. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes sir, one more. ठीक है ना? Yes, hello sir. हाँ बेटा बोलो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर उसकी वो साइड इफेक्ट हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है?
वो सर वो जो डिसीज हमको सर फैला सकता है सर, उसको उसको साइड इफेक्ट हो सकता है उस डिसीज का। उस डिजीज का साइड इफेक्ट, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो, हाँ हाँ, देखो जैसे किसी को एड्स हो गया, मैं इसका एग्जांपल आपको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये बीमारी बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चों मैं आपको लिटरली बताऊं, एड्स कोई बीमारी नहीं है। ये क्वेश्चन हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि बार बार ये बोला जाता है कि मुझे एक डिजीज हो गई है एड्स, लेकिन रियल में एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स इज नॉट अ डिजीज, एड्स कोई बीमारी नहीं है बच्चों, ये एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। जैसे मान लो मेरे बॉडी में इन्फ्लुएंजा घुस जाएगा, देन इट विल कॉज मी कॉमन कोल्ड, उससे मेरे कॉमन कोल्ड हो जाएगा, आई विल सफर फ्रॉम द कॉमन कोल्ड। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी विल कॉज मी टेटेनस, है ना। मतलब कोई एक बैक्टीरिया मेरी बॉडी में जा करके कोई किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करता है ना। जॉन्डिस के लिए एजेंट होगा, देयर विल बी अ सेपरेट एजेंट फॉर द जॉन्डिस, देयर विल बी अ सेपरेट एजेंट फॉर द टाइफॉइड, देयर विल बी अ सेपरेट एजेंट फॉर द टेटेनस। ओके, ऑल द डिजीज विल हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजेंट। हर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर एजेंट होगा। लेकिन बच्चों एड्स का प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको कोई एक बीमारी नहीं होती। ये जो HIV है ना, HIV, ये HIV क्या काम करता है, रुको रुको एक मिनट, हाँ। ये जो HIV है, ये HIV क्या काम करता है बच्चों, कि आपके बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रेक कर देता है ना। मतलब मैंने आपको कोई एक डिजीज कॉज नहीं किया, बल्कि मैंने आपके बॉडी में डिजीज को आने के लिए रास्ता प्रोवाइड किया है ना। आपको सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि उसको डैमेज किया गया है। किसने डैमेज किया? इसने किया, HIV ने किया। ठीक है, तो अगर आपको HIV, मान लो किसी भी एक पर्सन के अंदर HIV अगर एंटर कर गया, तो दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिजीज एड्स। एड्स में होगा क्या कि उस पर्सन को सारी बीमारियां हो जाएंगी और वो बीमारियां कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है ना, वो बीमारी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार होती जाएंगी, वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कोई भी एक डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होने वाला डिजीज क्या किसी तरह का साइड इफेक्ट लाएगा? हाँ, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का साइड इफेक्ट क्या होगा? यू विल बी कॉज्ड बाय, you will become a disease from all the negative microorganisms or the bad microorganisms। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करना चाहते थे, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम था, उस इम्यून सिस्टम ने उस ऑर्गेन को, उस बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के अंदर नहीं आने दिया, उस वायरस को आपके बॉडी के अंदर नहीं आने दिया। इसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़े। लेकिन जब HIV आपके बॉडी में गया, इसने आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ दिया। अब आपकी बॉडी में सारी बीमारी, आपको सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है बेटा मालूम है आपको? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को लगता है कि आपको निमोनिया हो गया, वो निमोनिया का इलाज करता है। फिर पता चलता है कि आपको टाइफाइड भी हो गया, वो टाइफाइड का इलाज करता है। फिर पता चलता है कि आपको टेटेनस भी हो गया, वो टेटेनस का इलाज करता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि ये सारी बीमारियां किस HIV की वजह से हो रही। और HIV आपको ये बीमारियां नहीं कर रहा, HIV आपको टाइफाइड नहीं कर रहा है। टाइफाइड आपको टाइफाइड का बैक्टीरिया ही करेगा, टेटनस का वायरस ही आपको टेटनस करेगा। लेकिन आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो चुका है। ये बात तो डॉक्टर को सब मालूम से लेके CBC देखेगा, जब वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखेगा कि बॉडी के ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गए, इसने तो क्या काम कर दिया, ब्लड प्लेटलेट्स को खत्म कर दिया, है ना। तो फिर तो उस आदमी का मरना तय है। तो आपका जो क्वेश्चन था बेटा कि क्या कोई इसका साइड इफेक्ट होता है, तो इसका आंसर है यस।
इसका साइड इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। चलो इसके अलावा मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉमन कोल्ड का। कॉमन कोल्ड का एग्जांपल ले लो, या फिर टाइफाइड का एग्जांपल ले लो। टाइफाइड के केस में क्या होगा? टाइफाइड के केस में आपका एक बॉडी ऑर्गन इफेक्टेड होगा। या चलो जॉन्डिस का एग्जांपल ले लो। जॉन्डिस में क्या होगा? योर लिवर विल गेट इफेक्टेड। आपके बॉडी का जो लिवर है वो नेगेटिवली इफेक्टेड होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिवर ही इफेक्टेड होगा। अगर आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल आल्सो गेट इफेक्टेड। डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, बैड स्मेल आएगी, जो फीसेस के थ्रू जो स्मेल निकलती है वो भी काफी ज्यादा होगी, ठीक है ना। यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, तो दिस विल बी द साइड इफेक्ट। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर ये है कि यस होगा, साइड इफेक्ट बिल्कुल होगा। कोई भी बीमारी किसी को भी होती है उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी क्या है, आपस में ऑर्गेनाइज है। चलो हाँ बेटा बोलो। टाइफाइड के बैक्टीरिया को सर जॉन्डिस हो सकता है? किसके बैक्टीरिया को? टाइफाइड के बैक्टीरिया को सर जॉन्डिस हो सकता है? नहीं बेटा, देखो बैक्टीरियाज आर नॉट गोइंग टू बिकम कॉज फॉर द डिजीज टू द अदर बैक्टीरिया। ये चांस काफी कम होता है, क्योंकि उनको उनकी बॉडी से कुछ मिलता नहीं है। भाई जॉन्डिस उसको सर हो गया था सर, और जब वो हमारी बॉडी पे आएगा ना सर हमको दोनों होगा ना, जॉन्डिस और टाइफाइड सर दोनों होगा ना। हाँ देखो, आपको दोनों होने के चांसेस हैं, तो फिर मैं आपकी बात करूंगा। आप बैक्टीरिया नहीं हो। आपने मुझसे क्या पूछा कि सर बैक्टीरिया, कोई एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करेगा? इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर है नहीं, चांसेस काफी कम है। लेकिन आपको कॉज हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट अ बैक्टीरिया। आपके अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है। बैक्टीरिया को क्या चाहिए? फूड चाहिए। आपके अंदर तो भरा हुआ है फूड, हो जाएगा आपके बॉडी में फूड लेने के लिए। उसकी तो आदत है फ्री में खाना खाने की, ठीक है ना। प्लांट के अंदर जाता है, खा के आता है। एनिमल्स के अंदर जाता है, अपने आप को ग्रो करता है और आराम से ईट करता है, ठीक है ना। तो आपके अंदर क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और जबकि सबसे ज्यादा चांस उसी का होता है जब बीमार होता है। मतलब मान लो आपको जॉन्डिस हो गया, आपकी बॉडी पहले से वीक है, तो और दूसरी बीमारी और डिजीज होने के चांसेस आपको सबसे ज्यादा होंगे। यू विल बी प्रोन टू द मैक्सिमम अदर नंबर ऑफ डिजीजेस। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ सिंगल डिजीज देन योर बॉडी इज प्रोन टू ऑल द अदर डिजीजेस। आपकी बॉडी को आपके फैमिली मेंबर्स के रिस्पेक्ट में आपको और दूसरी बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। इसीलिए जो पर्सन बीमार होते हैं उनके आसपास साफ सफाई रखी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। उनके डे को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। ओके एवरीवन, चलो नाउ द फूड प्रिजर्वेशन। बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व द फूड। देखो बच्चों, अभी आज के डेट में आप लोग जानते हो, आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया है ना। आप लोग जानते हो, यू ऑल नो अबाउट द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड द एल्गी। They will ultimately become a reason to ruin our food, ठीक है। डे बाय डे इनका लेवल ज्यादा ही होगा, कम तो होना नहीं है, ठीक। नाउ इन दिस सिचुएशन we had find it out some of the methods to preserve our food, because it's today's demand. As we are increasing, the area in which we are living is also has gone to be increased. जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो एरिया भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आपके पसंद का कोई सामान कहीं पे बनता है, ठीक, और उसको आप तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फूड विल बी गिवन टू यू, बट इन द मीन टाइम इफ द फूड विल गेट ruined, देन व्हाट विल हैपन। जिन फार्मर्स ने उसको बनाया है, जिस कंपनी ने अपना लोगो लगा करके वो फूड आपको प्रोवाइड किया है, मान लीजिए आपको चिप्स का पैकेट चाहिए। चिप्स का पैकेट बनता है साउथ इंडिया में, ठीक। अब वो साउथ, फॉर एग्जाम्पल एक आप एग्जाम्पल ले लो,
अब वहां से वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट होकर के गुजरात में आएगा, यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कम से कम 1 वीक का टाइम लगेगा, ठीक। तो 1 वीक के बाद भी वो फूड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ मेथड्स को फाइंड आउट किया है, so that we can say that the food can be preserved. Okay. Now see some of the chemical methods. कुछ chemical methods हैं, जैसे कि कुछ preservatives होते हैं, जैसे कि salt हो गया या फिर edible oil हो गया। ओके बच्चों एक मिनट, मैं यहाँ पर कुछ मेथड्स के नाम लिख देता हूं, so that now you all can see, आप लोगों को आराम से दिख जाएगा यहाँ पर। चलो फर्स्ट नंबर होगा आपका केमिकल मेथड, इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। नेक्स्ट नंबर होगा आपका प्रिजर्व बाय द कॉमन सॉल्ट एंड प्रिजर्वेशन बाय शुगर, है ना, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, preservation by common salt, preservation by salt, common salt तो हो गया, that was the sugar। ये कैसे होगा बताता हूं आपको, अभी 1 by 1 हम इसके बारे में स्टडी आउट करेंगे। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय विनेगर। चलो अब आज तो यहाँ पे इतना हम पहले कर लेते हैं, बाद देखते हैं, टाइम बचेगा तो फिर देखते हैं। हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट, चलो ये भी कर लेते हैं। ओके फाइन। Heat and cold treatment, heat and cold treatment, heat and cold treatment। नेक्स्ट नंबर क्या था आपका, स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग। चलो स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग। चलो बच्चों एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। द फर्स्ट नंबर है आपका केमिकल मेथड। आप कुछ केमिकल्स को यूज करोगे, है ना। वी विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फूड एंड द एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैं ये समझता हूं दैट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर होंगे, एटमॉस्फेयर में होंगे। तो एटमॉस्फेयर से अगर किसी भी फूड आइटम का कांटेक्ट मैं एटमॉस्फेयर से तोड़ दूं, है ना भाई, अगर मान लो मैं कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करूं जो प्रिजर्व कर ले, है ना। देखो जैसे यहां पर दिया हुआ है बच्चों, वी एड द सॉल्ट एंड द एसिड। अगर मान लो आपने सॉल्ट और एसिड ऐड कर दिया, अगर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर कॉमन मेथड, केमिकल मेथड और प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट, ये दोनों टॉपिक लगभग एक जैसे ही हैं। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट एंड प्रिजर्वेशन बाय शुगर, इन तीनों टॉपिक को मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ आपको। देखो बच्चों, कॉमन सॉल्ट को अगर आप ऐड करोगे, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि मम्मी अगर कभी पिकल्स बनाती है तो पिकल्स में हम काफी ज्यादा सॉल्ट का यूज करते हैं। हालांकि इतना ज्यादा हमें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पिकल्स में होती नहीं है, बट इवन दो वी विल यूज इट, हम उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई? बिकॉज वी वांट टू अलाउ द पिकल्स टू बी गुड टिल इट विल नॉट बी ईटन। जब तक हम उसको खाना लें, हमारे खाने से पहले तक वो आराम से प्रिजर्व रहे। आपने घरों में देखा होगा, जब कभी भी पिकल्स बनते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट से पिकल्स परचेज नहीं करते हो, अगर आप अपने घर पे पिकल्स बनाते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव सीन दैट द पिकल्स विल बी गुड अप टू 6 months, 7 months, 8 months, 1 year। एक साल तक पिकल्स को कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो ना। भाई पिकल्स को अगर आप बाहर निकाल करके रख दोगे तो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या वो सेफ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो उसको सेफ रखने के लिए मैंने कुछ ऐड किया होगा उसमें, उसके एटमॉस्फेयर को मैंने चेंज किया होगा, ठीक है ना। दैट वाज द प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट अगर आप उस पिकल्स में या किसी भी फूड में सॉल्ट को ऐड कर दोगे, बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड कर दोगे, तो सॉल्ट क्या काम करता है बेटा? सॉल्ट किसी भी फूड के वाटर कंटेंट को कम कर देता है। किसी भी फूड के वाटर कंटेंट को सॉल्ट कम कर देता है। इससे क्या होगा? अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो वहां पर इंफेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। बरसात के मौसम में मैक्सिमम इंफेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हर जगह वाटर है, एयर में, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, लैंड पर वाटर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह सिर्फ और सिर्फ वाटर ही वाटर है, ठीक है ना। तो देयर विल बी अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन जब आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो सॉल्ट उस फूड के वाटर कंटेंट को काफी ज्यादा कम कर देता है। इससे क्या होगा? द चांसेस टू बी गेट इन्फेक्टेड दैट विल गेट डिक्रीजेस। जो इफेक्ट होने के चांसेस होंगे वो एकदम ही कम हो जाएंगे, ठीक है। शुगर का भी सेम है। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर दोगे तो उस फूड में शुगर ही शुगर होगा, वाटर नहीं होगा। वाटर होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। वाटर जो होगा वो बहुत ही कम होगा, तो उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे खराब होने के, ठीक है ना। तो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि उनको खराब होने के चांसेस को कम कर देना। खराब कब होंगे? जब वो एटमॉस्फेयर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टच में आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल फील कंफर्टेबल। ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन द वॉइस वेरी वेरी केयरफुली। Microorganisms will feel pleasure. They will feel happiness to work along with water. They will be more comfortable to their work when the water will be exist. Microorganisms अपना काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं जब माइक्रोऑर्गेनिजम्स अपना काम काफी अच्छे से कर पाएंगे अगर वहां पर वाटर अवेलेबल होगा। तो मैंने क्या काम किया? मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, मैंने शुगर ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम वाटर को तो सॉल्ट और शुगर ने एब्जॉर्ब कर लिया। मैक्सिमम वाटर को सॉल्ट और शुगर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां पे वाटर कंटेंट बचा कहां? बहुत ही कम बचा। तो वहां पर उनके खराब होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रिजर्वेशन बाय वेनेगर। वेनेगर के थ्रू प्रिजर्व करना। वेनेगर क्या होता है बच्चों? वेनेगर का एक और नाम है, इफ यू आर रिमेंबर्ड, याद है आप लोगों को? आप लोगों ने ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसको। लिख रहे हैं? क्या लिखा है? दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? वेनेगर। हिंदी में क्या कहते हैं? सिरका, ठीक है। आप दुकान में बोलोगे भाई साहब मुझे सिरका चाहिए, मिल जाएगा। जब कभी भी आप वेनेगर ऐड करते हो, whenever you are adding the vinegar, at that time this vinegar will convert the whole food into the acidic medium। जो पूरा का पूरा फूड है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, एंड द एसिडिक मीडियम विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वर्क। एसिडिक मीडियम विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वर्क। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो वो मीडियम है, द मीडियम एसिडिक मीडियम विल नॉट बी कंफर्टेबल टू वर्क। दैट्स व्हाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म will not show its effect in the food where the vinegar has been added। वो फूड जहां पर आपने विनेगर ऐड किया है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना इम्पैक्ट शो करते हैं लेकिन जल्दी नहीं करते,
तुरंत नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जितने भी पैकेजिंग होती है, जैसे पिकल्स की पैकिंग हो गई या फिर फूड आइटम्स की पैकिंग हो गई, है ना, तो ये बनते कभी और है, बिकते कभी और है, और हम खाते कभी और है, ठीक है ना। तो उसके नेचर को प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कैन यूज द वेनेगर, हम वेनेगर को ऐड उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो बच्चों, एंजाइम्स एंड द बैक्टीरिया will not be comfortable, bacteria and the virus, they will not be comfortable during excessive heat and excessive cold. बहुत ज्यादा गर्म करना या बहुत ज्यादा ठंडा करना, these both the conditions will not be good for the growth of the virus and the bacteria. आप सोचो that हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी फूड को जब आप फ्रिज में डाल देते हो तो क्या वो खराब होता है? नहीं होता है खराब। क्यों नहीं होता? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द कोल्ड ट्रीटमेंट। किसी भी फूड के एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लो या फिर प्रोवाइड कर दो, या तो एब्जॉर्ब कर लो या तो प्रोवाइड कर दो, है ना। मतलब उसके टेम्परेचर को एकदम कम कर दो, और अगर ज्यादा करना है तो बहुत ज्यादा करो, और कम करना है तो बहुत ही कम कर दो। बीच का मत रखो, अगर बीच का रखोगे तो वो फूड खराब हो जाएगा। बिकॉज बैक्टीरिया इज गुड, बैक्टीरिया फील pleasure to work in the appropriate temperature. The temperature must not be more, must not be less. बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, हम या तो बहुत ज्यादा कर देते हैं या तो बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। आप लोग कभी पफ खाने के लिए, पफ मार्केट में जो पफ मिलता है उसके लिए कभी कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर अगर आप जाओगे, है ना, तो आप देखते हो वो पफ को एक मशीन में रखता है, वो मशीन पूरे के पूरे पफ को हॉट बना के रखती है, उसको गर्म करके रखती है, सो दैट द पफ विल गेट प्रोटेक्टेड, उसमें खराबी नहीं होगी, वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट द हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट। तो किसी भी फूड को अगर आप बहुत ज्यादा हीट कर दोगे या कोल्ड कर दोगे, देन द बैक्टीरिया वुड नॉट बी एबल टू डू इट्स इम्पैक्ट, दे वुड नॉट बी एबल टू ruin द स्पेसिफिक फूड, ठीक है। स्टोरेज एंड द पैकेजिंग। देखो बच्चों, स्टोरेज और पैकेजिंग भी एक तरह का मेथड है। जैसे आप बालाजी के चिप्स खाते हो, है ना, या फिर जो भी है गोपाल नमकीन आप ईट करते हो, या फिर उनके वेफर्स को आप ईट करते हो, ठीक है। तो उनके जितने भी वेफर्स आते हैं वो सब पॉलिथीन में पैक होते हैं, क्योंकि पॉलिथीन में पैक करने से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर को तो आपने दूर कर दिया, एटमॉस्फेरिक एयर अब उसके टच में नहीं आएगी, एटमॉस्फेरिक एयर अब उस फूड के टच में नहीं आएगी। बरसात हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल जो भी एजेंट हैं, हवा में बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, इससे अगर आप उसको बचाना चाहते हो, दैट कैन बी डन। क्योंकि उस पॉलिथीन के अंदर जितने वायरसेस हैं केवल वही काम करेंगे, जो बाहर वाले वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिस कैन बी डन। तो बच्चों देखो, ये पूरा एक प्रोसेस था आपका, दैट वाज द फूड प्रिजर्वेशन, है ना। Chemical method, preservation by the common salt, preservation by the sugar, that was acetic acid sugar, preservation by the vinegar, CaCOOH, okay. Heat and the cold treatment. अगर आप हीट टेम्परेचर को बहुत ज्यादा, हीट टेम्परेचर को बहुत कम कर दो या फिर बहुत ज्यादा कर दो, whenever the heat will get decreased or it will increase, in both the conditions the food will not get ruined, because the bacteria will not get an appropriate environment, it will not get appropriate temperature to work it out, ठीक है। स्टोरेज एंड द पैकेजिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए ताकि फूड को आप आराम से प्रिजर्व कर लो। द फूड शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में न रहे। इस हिसाब से अगर आप उसकी पैकेजिंग करोगे, देन द फूड कैन बी प्रिजर्व। आर यू गेटिंग और नॉट बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ किसी को? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर, नो डाउट। पक्का 8th स्टैंडर्ड? यस सर, श्योर। देखो बेटा, आप लोग 8th में हो, अपने डाउट को बिल्कुल भी अपने पास रखा मत करो।
ठीक है ना। और जरा सा भी ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत बताया करो मुझे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप 9th में जाने वाले हो, वी रिमेम्बर, और वहां पे सिलेबस आपका बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर। अभी तो ठीक है, चल जाएगा, 6th 7th में जो किया लगभग लगभग वही 8th में भी रहेगा, लेकिन 9th से सब चेंज होने वाला है। इसके लिए आपका 8th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पक्का ना, श्योर, मैं मान लो श्योर है। यस सर। यस सर।